के राज्याभिषेक के बाद अर्जुन ने ही वृषकेतु को अंग देश का राजा नियुक्त किया। अंग देश, वही राज्य जो कभी कर्ण का था? हाँ, वही राज्य जो कर्ण का गौरव था। तो ये एक तरह से कर्ण की विरासत को सम्मान देने का तरीका भी था पांडवों का, खासकर अर्जुन का। तो वृषकेतु ने सिर्फ सिंहासन ही नहीं संभाला, उन्होंने वीरता भी दिखाई, पिता की तरह। निश्चित रूप से उन्होंने कई अभियानों में पांडवों का साथ दिया, खासतौर पर अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ के दौरान। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अर्जुन के साथ मिलकर उन्होंने कई देशों पर विजय प्राप्त की। पांडव साम्राज्य के विस्तार में उनका सक्रिय योगदान रहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे पिछली पीढ़ी की दुश्मनी अगली पीढ़ी के अटूट सहयोग में बदल सकती है। ये इसका एक बड़ा सांकेतिक महत्व है। लेकिन फिर महाभारत के बाद वृषकेतु का क्या हुआ? स्रोत इस बारे में ज्यादा कुछ बताते हैं? यही थोड़ी अजीब बात है। बाद के ग्रंथों और कथाओं में उनका जिक्र बहुत कम हो जाता है, गायब से हो जाते हैं। हाँ, लगभग। कुछ लोक कथाएं हैं जो ये कहती हैं कि वो अश्वमेध यज्ञ के बाद अपने राज्य अंग लौट गए और वहां शांतिपूर्वक शासन करते रहे। एक धर्मपरायण राजा के रूप में जाने गए। उनका जीवन एक तरह से कर्ण की वीरता और उदारता की विरासत का प्रतीक बन गया, लेकिन साथ ही उसमें पांडवों और खासकर अर्जुन के साथ जो न्याय और धर्म का संबंध बना, उसकी छाप भी थी। तो मतलब वृषकेतु की कहानी सिर्फ कर्ण के वंश की कहानी नहीं है, ये पश्चाताप की, कर्तव्य की और मेल मिलाप की भी कहानी है। हाँ, कर्ण के एकमात्र जीवित पुत्र, जिन्होंने न केवल पिता की विरासत संभाली बल्कि पांडवों के साथ मिलकर धर्म का मार्ग भी अपनाया, और अर्जुन का उन्हें पिता जैसा स्नेह देना, शिष्य बनाना, ये वाकई इस पूरी कथा का सबसे मार्मिक पहलू है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने लायक सवाल उठता है कि अगर कर्ण के वंशज और अर्जुन के शिष्य वृषकेतु का इतिहास में और ज्यादा जिक्र होता, उन्हें और प्रमुखता मिलती, तो महाभारत की कहानी या उसकी हमारी समझ किस तरह अलग हो सकती थी। उनका इतिहास के पन्नों में यूं अपेक्षाकृत गुमनाम रह जाना, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में आखिर किन की कहानियां याद रखी जाती हैं और किन की भुला दी जाती हैं।